हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सावर निस्फील्ड। तो आपका इस यूट्यूब चैनल में सावर निस्फील्ड को स्वागत है, जहाँ पे हम कर रहे हैं रेलवे के विभिन्न एग्ज़ाम में, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो। तो रेलवे के विभिन्न एग्ज़ाम में 2007 से लेकर के 2018-19 तक आए हुए सवाल। तो फिलहाल हर वीडियो में मैं आपको 30 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। बस एक रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल सावर निस्फील्ड, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे मैं नया वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत ही करीब है, शुरू ही होने वाली है। तो ध्यान रखिए, आरआरबी, एनटीपीसी में इस बार आपको जॉब लेना है। आइसोलेटेड मिनिस्ट्रियल का भी आपका एग्ज़ाम होने ही वाला है 15 दिसंबर से। गवर्नमेंट ने इस पर मुहर लगा दिया और आपका एग्ज़ाम इस बार होगा। तो रेलवे में नौकरी लेने का मौका ना गंवाएं, जीएस को अच्छी तरीके से करें, सबसे टफ पोर्शन यही है। ठीक है, तो ज़्यादा लेट नहीं करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला सवाल है वो ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी बदली दौलताबाद। आपको ये रखना है कि दौलताबाद का एक अन्य नाम है, वो है देवगिरी। क्या नाम है फ्रेंड्स? देवगिरी। तो कभी कभी सवाल में आपको दौलताबाद ना दे करके ऑप्शन क्या देता है? देवगिरी। तो चाहे देवगिरी हो या दौलताबाद हो, बात बराबर है। तो अब से आप ध्यान रखें कि रेलवे के एग्जाम में जब भी दौलताबाद का ऑप्शन छोड़ करके आपको देवगिरी दे तो आपको देवगिरी ही टिक करना है, इसी का दूसरा नाम है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी बदला। दूसरी बात यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक के जो शासनकाल में है उससे कई सारे सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं। जैसे इब्न बतूता जो कि मोरक्को का निवासी था, ये भारत आया था किसके शासनकाल में? तो इब्न बतूता जो भारत आए थे, ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। दूसरा क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्के के रूप में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। ठीक है, तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि तांबे के सिक्के के रूप में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ठीक है, प्रचलन किसने किया था, तब भी आपका आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये तुगलक वंश थे और इनसे काफ़ी सारे सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं। तो एक क्वेश्चन से यहाँ पर आपका तीन क्वेश्चंस कवर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चंस में। हमारा जो अगला सवाल है वो ये है, होटाकी वंश किस देश में विकसित हुआ? तो होटाकी वंश विकसित हुआ अफगानिस्तान में। ठीक है, होटाकी वंश अफगानिस्तान में विकसित हुआ 1709 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियाँ हैं? तो इसमें से बृहस्पति ही एक ऐसा ग्रह है जिसका रंग जो है वो नारंगी है और इस पर सफ़ेद धारियाँ स्थित है। दूसरी बात को ये ध्यान रखना है, जैसे मान के चलिए ये आपका है सूर्य, ये क्या है आपका? सूर्य, ये आपका सूर्य है। तो सूर्य के हिसाब से अगर दूरी के हिसाब से अगर पूछे कि पहला ग्रह कौन, दूसरा ग्रह कौन, तीसरा ग्रह कौन, चौथा ग्रह कौन, इस तरह से, तो सूर्य से दूरी के क्रम में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहला अगर आता है, मैंने लिख दिया है बुध, दूसरा आता है शुक्र, तीसरा आता है पृथ्वी, चौथा आता है मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां अरुण, आठवां वरुण। तो आपको यहाँ याद रखना है, ट्रिक मैंने लिखा है बुष्पम विषयन, बुध से बुध, सा से शुक्र, पा से पृथ्वी, माँ से मंगल, बी से बृहस्पति, शा से शनि, या से मतलब यूरेनस। देखिए या से होता है यूरेनस और यूरेनस को ही कहते हैं हम लोग अरुण, और ना से है नेपच्यून को ही कहते हैं हम लोग वरुण। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि तो काफ़ी बार हमारे सवाल में ये पूछा जाता है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से हमारे जो ग्रह है पृथ्वी, वो कितने नंबर पे है? तो वो तीसरे नंबर पे है। यहाँ देख सकते हैं आप, तीसरे नंबर पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, तो आप इसे याद कर लें। अब यहाँ देख सकते हैं कि पृथ्वी के जस्ट बगल में क्या है? शुक्र है। ठीक है, शुक्र का जो आकार है लगभग पृथ्वी का आकार कैसा है, इसीलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़ा बहन भी कहा जाता है। ये भी सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है और बार बार पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें आकार के हिसाब से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है? अगर बात करूं आकार के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह, देखिए मैंने नंबर वाइज लिखा है। ठीक है,
असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा अगर है तो वो है बृहस्पति। उसके बाद अगर कोई है तो वो है शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। ठीक है, तो इस तरह से आकर मतलब सबसे छोटा ग्रह की बात किया जाए तो वो आपका है बुध। तो आपको ध्यान रखना है, बुध में अगर जो एक सूर्य का चक्कर जो लगाता है ये, तो इसे लगभग 88 दिन का समय लगता है। तो एक क्वेश्चन से आपका काफ़ी सारा क्वेश्चन यहाँ कवर हो जा रहा है। यही फायदा है ऑब्जेक्टिव करने का। और अभी एग्जाम में आप सब्जेक्टिव नहीं पढ़ें, मेरी बात माने, आप जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, ऑब्जेक्टिव पढ़ें ताकि क्वेश्चन डायरेक्ट आपका दिमाग में बैठ जाए। नेक्स्ट है कि भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं? तो भारत में 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। कौन कौन है? तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र, दूसरा हिमालय जोन, तीसरा भारतीय मरुस्थलीय क्षेत्र, चौथा अर्ध शुष्क क्षेत्र, पांचवा पश्चिमी घाट, छठा दक्कन का पठार, सातवां गंगा का मैदान, आठवां उत्तर पूर्वी क्षेत्र, नौवां तटीय क्षेत्र और 10वां अंडमान और निकोबार द्वीप। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं? 10। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला सवाल है, स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? तो वो थी हैदराबाद। हैदराबाद की जो रियासत थी वो सबसे बड़ी थी। ये जो है भारत के दक्षिण मध्य जो है उसकी एक रियासत थी। इस पर 1724 से लेकर के 1948 तक निजामों ने शासन किया था। स्वतंत्रता से पूर्व यह सबसे बड़ी रियासत थी। हालांकि आज़ादी के बाद पुलिस कार्रवाई के द्वारा इसे शामिल कर लिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ब्रिटिश से लड़ते हुए लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पे हुआ था? तो ब्रिटिश से लड़ते हुए लक्ष्मीबाई का जो देहांत हुआ था वो हुआ था ग्वालियर में। कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। देखिए 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ाई हुआ था, तो उसमें अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में जो है उनका देहांत हुआ था। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? आपसे यहाँ पर यह सवाल पूछा जा रहा है। तो उस यात्री का नाम है फाहियान। क्या नाम है? फाहियान। अगर आपसे ये पूछा जाए, ठीक है, गुप्त काल के दौरान चीनी यात्री फाहियान यहाँ पर आया था, तो फाहियान गुप्त काल में कई सारे राजा ने शासन किया, ठीक है ना। तो किस शासक के शासनकाल में यहाँ पर आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही कहा जाता है विक्रमादित्य। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग क्या कहते हैं? विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त द्वितीय बोले या फिर विक्रमादित्य बोले, इसी का अन्य नाम है, इसी को टाइटल मिला था। ठीक है, समुद्रगुप्त को जो टाइटल मिला था वो नेपोलियन का टाइटल मिला था, और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य का। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है जिसका अन्य नाम विक्रमादित्य है, तो इसी के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। इसीलिए ऑप्शन 4 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ठीक है, तो फाहियान जो चीनी यात्री था तो वो भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, मतलब गुप्त शासन के काल में। अब कुछ और भी लोग हैं जो आए हैं, थोड़ा उससे याद रख लें आप। जैसे कि चीनी यात्री हेनसांग, ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो चीनी यात्री जो हेनसांग थे ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। दूसरा कि इब्न बतूता जो कि मोरक्को से भारत आया था, किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चंस में कि ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो भारत जहाँ तक आने के बाद है तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता जो कि मोरक्को से आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग जो कि चीन से आया था, और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान जो कि चीन से आया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको इसे याद रखना है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, उस बाजार को क्या कहते हैं जहां बहुत कम संख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर
बाजार के बहुमत को नियंत्रित करते हैं या मूल्य को नियंत्रित करते हैं। देखिए, उस तरह के जो कंपनी होते हैं उसे कहते हैं हम ओलिगोपोली। ओलिगो का मतलब होता है कम, तो ओलिगोपोली मतलब जिसमें कम कंपनियां हो, और जब कंपनी कम रहेगा ना तो मार्केट में कंपटीशन भी कम होगा, और जब मार्केट में कंपटीशन कम होगा तो उस हिसाब से कंपनियां जो चाहे मनमाना रेट हमसे ले सकती है। ठीक है, अगर मैं आपको बात करूं फिलहाल अभी, तो अगर मैं एग्जांपल लूं 4G का, तो 4G का नेटवर्क अभी फिलहाल 2 कंपनी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करा रही है। अभी तो खैर दावा तो और भी कंपनी करेगी, हम भी दे रहे हैं, बट 2 ही कंपनी हैं जो 4G नेटवर्क है वो एक बेहतरीन नेटवर्क आपको प्रोवाइड करा रही है। वो है आपका एयरटेल और आपका है जियो। तो आप यहाँ देखें कि ये जो कंपनियाँ ऑल ओवर इंडिया में, तो 2 ही 3 कंपनियाँ ऐसी हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, ओलिगोपोली। ओलिगो का मतलब होता है काफ़ी कम, तो 2 ही कम ही कंपनियाँ हैं, और ये जब मिल करके मीटिंग करके जब ये तय करेंगे कि हमें देश में इतना सस्ता में हमको प्लान लॉन्च नहीं करना है। जैसे जियो का पहले पर डे जो आपको 1.5 GB मिलता था, तो वो आपको मिलता था 150 रुपये में। अब कितना हो गया, प्राइस 200 रुपये। आप कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है आने वाले टाइम में प्राइस 300 हो जाए, 400 हो जाए। तो ये दोनों कंपनियां, 2-3 कंपनियां मिल करके आपस में डील कर लेंगे कि हमें इतना प्राइस तय करना है, उससे कम में नहीं बेचना है, चाहे आपको चाहे हमको, तो ये कर सकते हैं। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब जो प्राइस कंट्रोल का अधिकार है इन कंपनियों के पास है। ऐसा क्यों हो पाता है, तो यह हो पाता है ओलिगोपोली के कारण। ओलिगोपोली में क्या होता है कि मतलब काफ़ी कंपनियां होती हैं और वो अपना डील करके प्राइस कंट्रोल करते हैं, जो मन चाहे वैसा प्राइस आपसे ले सकते हैं। एक होता है मोनोपोली। मोनोपोली मतलब क्या होता है, जब कोई एक आदमी किसी एक चीज़ को बेचता है और ख़रीदने वाला काफ़ी ज़्यादा हो। जब कोई बेचने वाला एक हो, खरीदने वाला काफ़ी ज़्यादा हो, तो कोई अगर बेचने वाला कोई अगर एक हो तो वो जैसा चाहे वैसा रेट आपसे ले सकता है। इसमें भी आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। डिओपोली मतलब क्या होता है, जब बेचने वाला 2 हो, खरीदार काफ़ी सारे हो। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि जब बेचने वाला भी काफ़ी सारा हो और खरीदने वाला भी काफ़ी सारा हो, मतलब बेचने वाला विक्रेता और खरीदने वाला क्रेता, ये दोनों की जो संख्या होती है सेलर और बायर्स की, परचेजर की, ये काफ़ी ज़्यादा होती है। और इस पर जो बेचने वाला होता है ये प्राइस को कंट्रोल नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, जैसे आप मार्केट गए, तो मार्केट में मान के चलो आपको आलू मिल रहा है, तो आलू आपको बहुत जगह मिल जाएगा, बहुत जगह मिल जाएगा, बहुत जगह मिल जाएगा। मान के चलो इसने कहा आपको 20 रुपये पर केजी, इसने आपको कहा 15 रुपये पर केजी, इसने आपको कहा 10 रुपये पर केजी, इसने आपको कहा 50 रुपये पर केजी, इसने आपको कहा 2 रुपये पर केजी, इसने आपको कहा 10 रुपये पर केजी, इसने आपको कहा 12 रुपये पर केजी। तो आप किसके पास जाएंगे, सारा का सारा कस्टमर कहाँ आ जाएगा, इसके पास। क्यों, क्योंकि ये वही चीज़ दे रहा है, सस्ता दे रहा है। तो ये लोग कभी भी गलती से भी ये लोग जो है अपना दाम नहीं बढ़ाएंगे, ये सभी दाम जो है एक जैसा ही रखेंगे। उसको मालूम है कि अगर हमने दाम बढ़ाया, 50 किया, 10 किया, 15 किया, तो हो सकता है सारा सारा कस्टमर यहाँ चले जाए और मेरा सामान नहीं बिके। तो पूर्ण प्रतियोगिता जो ये इसमें होता है, तो उस केस में प्राइस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर कई सारे विक्रेता होता है, कई सारे क्रेता होते हैं। लेकिन जो ओलिगोपोली की बात है, तो यहाँ विक्रेता बहुत कम होते हैं लेकिन खरीदने वाला काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये लोग अपने में डील करके प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जो कहा गया आपसे आपको पैसा देना होगा। दूसरा है विश्व का सबसे ऊंचा पुल। विश्व का सबसे ऊंचा पुल, ये वियाडुक्ट किस नदी पर निर्मित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पुल जो है ये टार्न नदी पर स्थित है। ठीक है, तो टार्न नदी कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है फ्रांस। कहाँ पड़ता है? मैं लिख देता हूँ, फ्रांस। फ्रांस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला सवाल है वो ये है, विश्व में जीसस क्राइस्ट की, विश्व में जीसस क्राइस्ट की विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पे है? तो अगर मैं मूर्ति की बात करूं तो जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति जो है वो है ब्राज़ील के रियो डे जेनेरियो में। तो जीसस क्राइस्ट की अगर सबसे बड़ी मूर्ति की बात किया जाए तो ये है ब्राज़ील में। पूछा जाएगा कि ब्राज़ील में कहाँ? तो रियो डे जेनेरियो, रियो डे जेनेरियो। ठीक है, अब आते हैं
कि थोड़ा देख लेते हैं कि जीसस क्राइस्ट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम अच्छी तरीके से, ताकि अगर कुछ क्वेश्चंस अगर इससे हट के आते हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ ये रेलवे के ही एग्जाम में पूछे गए हैं 2007 से लेकर के 2018-19 तक। कम से कम 10 से 11 साल का 12 साल का क्वेश्चन आप कर लें ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटे। देखिए ये जीसस क्राइस्ट जो है ये ईसाई धर्म के संस्थापक इन्हीं को कहा जाता है, इन्हीं का नाम है ईसा मसीह, और वह इनके प्रमुख जो ग्रंथ है वो है बाइबिल। क्या है? बाइबिल। ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था ये हुआ था जेरूशलेम के निकट बैतलहम में, ठीक है, बैतलहम में तो नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्या कहते हैं? क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये रहा कुछ ईसा मसीह के बारे में। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। पिस्तौल का आविष्कार किसने किया? तो पिस्तौल का आविष्कार किया सैमुअल कोल्ट ने। सैमुअल कोल्ट, पिस्तौल का आविष्कार सैमुअल कोल्ट ने किया। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? देखिए ये जो आपका है स्वदेशी आंदोलन, इसका जो औपचारिक घोषणा की गई थी वो की गई थी 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी जो आंदोलन था उसमें साफ साफ ये था कि हम भारत में जो किसान जो मजदूर जो चीज़ बना रहे हैं हम उसे खरीदेंगे, ना कि विदेशियों द्वारा बनाए हुए, ठीक है, ना कि अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये तो बड़ा आसान सवाल है कि भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है हर साल, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान पूरी तरीके से मतलब बन करके तैयार हुआ था। हालांकि लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो क्योंकि संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था तो इसीलिए 26 नवंबर को हर साल को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। अगर आपको ये ध्यान, इसमें आपको अभी क्वेश्चन कई सारे पूछ सकते हैं, जैसे कि प्रारूप, इसमें संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा हुई थी, उसमें काफ़ी सारे मीटिंग हुए थे, प्रारूप समिति थी जो कि संविधान की समिति को मतलब बनाता, संविधान को बनाता। तो जो संविधान सभा जो थे उसके पहले जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और जो दूसरे अध्यक्ष थे अस्थायी अध्यक्ष वो बन गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो इसमें ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फ्रंटियर गांधी के रूप में। देखो फ्रंटियर गांधी बोलो फिर सीमांत गांधी बोलो, कभी कभी हमारा अंग्रेजी हिंदी में जो है ना हमें कन्फ्यूजन दे देता है सवाल, ठीक है। तो आप कन्फ्यूज ना करें, इसे आप याद रख लें कि फ्रंटियर का मतलब सीमांत कह सकते हैं। तो कभी कई साल आपसे अंग्रेजी में पूछा जाता है, कई साल आपसे हिंदी में पूछा जाता है। यहाँ सवाल से पूछा गया अंग्रेजी में, कहीं कहीं हिंदी में भी आता है, इसीलिए आप याद रख लें कि फ्रंटियर को ही सीमांत कहते हैं। तो फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? तो फ्रंटियर गांधी कहिए या फिर सीमांत गांधी कहिए, ये कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट है कि किस ग्रह का प्रातः या संध्या का तारा कहा जाता है? देखिए जब आप सुबह उठते हैं ना, देखिए जब आप सुबह उठते हैं तो सूर्य उठने से कुछ समय पहले आप देख सकते हैं वीनस को। सूर्य जब डूब जाता है तो उसके बाद भी थोड़े समय तक आप देख सकते हैं वीनस को। वीनस का हिंदी जो नाम है, वीनस का जो हिंदी नाम है ये है शुक्र। क्या है? शुक्र। तो प्रातः का तारा या संध्या का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। शुक्र का ही नाम है अंग्रेजी में वीनस। तो आपको अंग्रेजी हिंदी दोनों नाम याद रखना है। अब ध्यान दें क्यों कहा जाता है। मैंने कहा प्रातः का तारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्य के उगने से थोड़े समय पहले आप इसे देख सकते हैं शुक्र को, और संध्या का तारा इसलिए कहा जाता है कि सूर्य के अस्त होने के बाद, सूर्य के डूबने के बाद इसे थोड़े समय तक देखा जा सकता है, इसीलिए शुक्र ग्रह कहा जाता है। अगर मैं बात करूँ शुक्र ग्रह का तो ये सबसे गर्म चमकीला ग्रह है, ठीक है। दूसरी बात कि शुक्र ग्रह जो है ये सबसे गर्म सबसे चमकीला ग्रह है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। एक चीज़ और याद रखें आप कि बुध और शुक्र, बुध और शुक्र ये दो ऐसे ग्रह हैं जिसकी कोई उपग्रह नहीं, जिसकी कोई उपग्रह नहीं है, जिसकी कोई उपग्रह नहीं है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
वह खगोलीय पिंड जो बर्फ और धूल के वह खगोलीय पिंड जो बर्फ और धूल के नाभिक से मिलकर बना होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है धूमकेतु। धूमकेतु यही होता है जो बर्फ और धूल के नाभिक से मिलके बना होता है। नेक्स्ट सवाल है कि वातावरण में अध्ययन को क्या कहते हैं? वातावरण में की जो अध्ययन होता है उसे कहते हैं मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी, ठीक है। और इसके अध्ययन करने वाले जो विभाग होता है उसे कहते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और जो भी हमारे जो मौसम होते हैं उसमें काफ़ी हमको हमें इन्फॉर्मेशन देता है, आज यहाँ ये है वहाँ ये है। तो ध्यान रखेंगे वातावरण के जो अध्ययन होते हैं, वातावरण के जो अध्ययन होते हैं उसे कहते हैं मेट्रोलॉजी। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा है वो ये है कि विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? देखिए आपसे सवाल अगर ऐसे पूछे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो किसने इस तरह से होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, किसने की, तो इसका जो आंसर होगा हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ सवाल क्या पूछा गया है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो वो था हरिहर। कौन था? हरिहर राय प्रथम, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य जो है ये हरिहर एवं बुक्का नामक दोनों भाइयों ने किया था। हालांकि इसका प्रथम जो शासक बना था वो था हरिहर राय प्रथम, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? तो 1336 में। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1336 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पल्लव वंश, जो पल्लव वंश है, ठीक है, कि कौन से राजा संस्कृत नाटक का भी लिखा करते थे? पल्लव वंश को कौन सा राजा था जो संस्कृत नाटक लिखा करते थे? तो वो थे महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन, पूरा नाम है महेंद्र वर्मन प्रथम, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं प्रथम, तो महेंद्र वर्मन जो थे ये पल्लव वंश के राजा थे और संस्कृत नाटक भी लिखा करते हैं ऐसे। पल्लव वंश के अगर मैं बात करूँ तो एक क्वेश्चन जो है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो रेलवे के एग्जाम में बार बार आया हुआ है, वो सवाल ये है कि पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लवों की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए कहाँ थी तो आपको आंसर करना है कांचीपुरम। कांचीपुरम, कांचीपुरम, सॉरी कांचीपुरम, कांचीपुरम। तो पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम है। ये जो सवाल है हर वनडे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और यहाँ से सवाल घुमा के पूछा गया है पल्लव वंश के कौन सा राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? तो वो थे महेंद्र वर्मन, नन अदर देन महेंद्र वर्मन। अगर आप जानना चाहते हैं पल्लव वंश के बारे में थोड़ा सा और, तो ध्यान रखिएगा कि पल्लव वंश का जो संस्थापक था वो था सिंह विष्णु। कौन था? पल्लव वंश, इसके जो संस्थापक था, पल्लव वंश इसके जो संस्थापक थे ये थे सिंह विष्णु। सिंह विष्णु, सिंह विष्णु, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, सिंह विष्णु। और इसकी जो राजधानी थी वो कांचीपुरम, मैंने आपको बताया कि कांची है कांचीपुरम, ठीक है। ये लोग जो थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। कौन थे? वैष्णव धर्म के अनुयायी, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज़ और जो है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसमें, वो ये है कि महाबलीपुरम के एकाश मंदिर का निर्माण किसने किया? तो वो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम। महाबलीपुरम, महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर का निर्माण किसने किया? निर्माण किसने किया? निर्माण किसने किया?
तो इसमें आपको किसने किया, है ना, तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा, सॉरी किसने किया, थोड़ा दिक्कत हो रहा है मुझे लिखने में यहाँ पे, तो ये किया था पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम कौन थे, तो पल्लव वंश के राजा, पल्लव वंश के, मतलब कह सकते हैं पल्लवों ने। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका इस वन में। तो एक सवाल से आपका 3-4 इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। आपको ये सभी क्वेश्चन को जब भी मैं पढ़ाता तो आपको एक नोटबुक लेकर रखना है और आपको इस सभी को याद करना है, लिख लेना है, बाद में याद कर लेना। अगला सवाल जो हमारा है वो ये है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, अगर ये आपको पूछा जा रहा है तो ये है, इसका जो आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कितना परसेंट है, तो ध्यान रखिएगा 31% जो है मध्य प्रदेश का, 31%, 31% ये आपका उसमें पूरे मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का वहाँ क्या है, वन है, 31%। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा, आंसर होगा, वो ऑप्शन आंसर ए होगा, वन, मध्य प्रदेश। दूसरा है, हमारे यहाँ धरती का नाम किस भाषा से उत्पन्न है। हम लोग जो बोलते हैं धरती, एक्चुअली वो अर्थवर्ड से आया है और ये है अंग्रेजी भाषा। किससे है, अंग्रेजी भाषा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है मदुरई शहर, मदुरई शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो मदुरई शहर जो है ये वाइगई नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, मदुरई शहर ये वाइगई नदी के तट पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए अयोध्या तो सरयू नदी के तट पर, अगर आपसे पूछा जाए कि लखनऊ तो गोमती नदी के तट पर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए न्यूयॉर्क तो हडसन नदी के तट पर। तो ये सभी है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये चिलिया वाला युद्ध कब लड़ा गया था। तो जो चिलिया वाला युद्ध था ये लड़ा गया था 1849 को, 1849 को, और ये लड़ा गया था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान ये जो चिलिया वाला युद्ध है वो लड़ा गया था। कहाँ पे लड़ा गया था, तो पंजाब में। कहाँ लड़ा गया था, पंजाब में। लेकिन वो पंजाब अभी इंडिया में नहीं बल्कि पाकिस्तान में आता है। ठीक है, तो भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत है। देखिए, अगर आपको बात करें मैंग्रोव के तहत, वो आपका है पश्चिम बंगाल। आपको डायरेक्ट टिक करना है पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव ये गंगा नदी के डेल्टा सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि ये मैंग्रोव पश्चिम बंगाल में कहाँ, तो गंगा नदी के डेल्टा सुंदरवन। ठीक है, वहाँ पे आपके एक टाइगर बहुत मशहूर है, इसका नाम है बंगाल टाइगर। ठीक है, और यहाँ पर कुछ मैंग्रोव मतलब उसे कहते हैं जो जिसमें छोटे पेड़ जो होते हैं जो खारे पानी में उगते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्लूटो के चांद का क्या नाम है। अगर बात करूं कि प्लूटो के चांद का, तो मैं आपको लिख देता हूं प्लूटो के चांद। ठीक है, प्लूटो के चांद, तो यहाँ पर तो फिर इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा चेरोन। क्या होगा, चेरोन। और भी मैं आप लिख देता हूँ, जो भी है मैं आपको लिख देता हूँ। एक है आपका चेरोन, चेरोन। दूसरा है आपका स्टाइक्स, स्टाइक्स। आपका तीसरा है निक्स। क्या है फ्रेंड, निक्स। आपका चौथा है कर्बरोस, कर्बरोस। आपका पांचवा है हाइड्रा। क्या है, हाइड्रा। तो अब आप ये बताओ कि इसमें उसको कौन दिख रहा है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली आपको चेरोन दिख रहा है, इसीलिए चेरोन इज द राइट आंसर। मतलब प्लूटो के चांद ये सभी है, इसमें से यहाँ चेरोन के बारे में बात किया जा रहा है कि यहाँ एक ऑप्शन दिया आपको चेरोन, तो चेरोन इज द राइट ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट सवाल है ये कि चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी है। ध्यान रखिएगा, जो चित्तौड़गढ़ जो है ये बनारस नदी की सहायक नदी बेरूज पर स्थित है। ठीक है, यह राजस्थान में मेवाड़ में है। ये मेवाड़ में के सिसोदिया वंश का राजधानी है। किसका है, सिसोदिया। इसीलिए ऑप्शन 2 इज द राइट ऑप्शन, सिसोदिया। दूसरा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसे कहते हैं राज्य की अपहरण नीति, अपहरण नीति, अपहरण नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स
किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने। क्या मकसद था इसका? इसका मकसद था कि खास करके इसका मकसद था पंजाब में, कि किसी तरह से पंजाब राज्य को हड़पना। तो ये एक ऐसा नियम बना दिए थे कि अगर किसी क्षेत्र में, किसी प्रांत में जहाँ पर राजा रानी शासन कर रहा है, राजा शासन कर रहा है, अगर राजा की डेथ हो जाती है और उसके बाद उसका कोई पुरुष संतान नहीं है, तो वो जो है उसका जो क्षेत्र है वो अपने आप जो अंग्रेज है उसके क्षेत्र में शामिल हो जाएगा। वो अपने आप अंग्रेज के क्षेत्र में शामिल हो जाएगा। इसमें से आपको ध्यान रखना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से सबसे पहला किस राज्य को, ठीक है ना, ब्रिटिश ने अपने एम्पायर में मिलाया? तो वो था सतारा। कौन था? सतारा। 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 ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को ही हड़प नीति कहा जाता है। यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई थी, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थी। और इसमें मेन मकसद क्या था? पंजाब को किसी तरह से अपने राज्य में, मतलब अपने आप कंट्रोल में लाना। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और पहला कौन सा राज्य था जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नीति के तहत, मतलब राज्य अपहरण नीति के तहत उसको ब्रिटिश एम्पायर में मिलाया गया? तो वो था आपका सतारा। तो आपसे 3-4 क्वेश्चन यहाँ से हो जा रहा है। नेक्स्ट है, पूर्व चोल राजाओं में से सबसे महान किसे कहा जाता है? पूर्व चोल राजाओं में से सबसे महान किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा करिकला। करिकला। तो करिकला एक चोल राजा थे जिन्होंने दक्षिण भारत में संगम वंश के दौरान राज स्थापित किया था। वह सबसे महान चोल राजा थे। ठीक है, करिकला। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे अच्छे लगे होंगे, आपको मज़ा आया होगा पढ़ के। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी मैं क्वेश्चंस मैं बनाऊं आपके लिए, तो आपको वो चीज़ें आसानी से अच्छी तरीके से समझ में, मतलब तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आपका रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, व्यूज़ मेरा धीरे धीरे आप लोग देख रहे हैं, इसको पसंद कर रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरह से मेरे वीडियो को आप शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि हर गरीब को इस बार रेलवे में सरकारी नौकरी का जो सपना है वो पूरा हो सके। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।